हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अग्निवीर है उससे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको आप हर प्रकार की पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, वो किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो ध्यानचंद। कौन था? मेजर ध्यानचंद जी था। उसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओके, अब देखते थोड़ा विस्तार से देखते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। ध्यानचंद 29 अगस्त 1905 से 3 दिसंबर 1979 एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी। तो साथियों, ध्यानचंद जी एक हॉकी खिलाड़ी थे। कैसे खिलाड़ी? हॉकी के खिलाड़ी थी। हॉकी एक भारतीय हमारे राष्ट्रीय खेल भी है साथियों। वह अपने अविश्वसनीय गेंद नियंत्रण और गोल करने के कौशल के लिए विख्यात है। ओके साथियों, वह गोल करने के विख्यात माने जाते थे साथियों। प्रत्येक वर्ष भारत उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। कब दोस्तों? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, उसी दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। ओके, मेजर ध्यानचंद को खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया साथियों। किस खेल से? खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, इससे उसको सम्मानित किया गया है साथियों। दूसरा प्रश्न देखेंगे, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों, क्यूबा का कहा जाता है। किसको? क्यूबा। देखते हैं कि क्यों कहा जाता है। तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है साथियों। क्या? क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है साथियों, जहाँ का चीनी उद्योग सबसे बड़ा है। चीनी शक्कर होती है ना, उसका सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पर है साथियों? क्यूबा में है। यह कैरिबियाई क्षेत्र का एक द्वीप है। कहाँ का? कैरिबियाई का एक द्वीप है साथियों। क्यूबा की चीनी अर्थव्यवस्था क्यूबा की प्रमुख अर्थव्यवस्था है साथियों। जो क्यूबा है, वहां की चीनी अर्थव्यवस्था क्यूबा की बहुत ही प्रमुख कृषि है साथियों। ओके, 1966 तक क्यूबा विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक था। कब तक? 1966 तक क्यूबा विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था साथियों। इसलिए विश्व का कटोरा सबसे ज्यादा मानने जाने वाला देश बन गया साथियों। ओके, लेकिन वर्ष 1718 में ब्राजील ने चीनी उत्पादन क्षमता में बढ़ते हासिल की, जो लगभग 38.9 मिलियन मीट्रिक टन थी। जो वर्तमान में साथियों ब्राजील है सबसे आगे। ओके, कौन है? ब्राजील सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन में आगे है। अगला देखेंगे हम तीसरा, कि निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है साथियों। क्या है? निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी। किसमें? निशानेबाजी में। आगे देखेंगे हम इसमें नोट में कि अवनी लेखारा जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। अवनी एक स्त्री का नाम है और ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली है साथियों। 19 वर्षीय अवनी लेखा ने टोक्यो पैरालंपिक में SH1 श्रेणी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टार्टिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है साथियों। ओके, अवनी है, उसकी 29 वर्ष की आयु साथियों। कितनी? 29 वर्ष की आयु है। ओके, वो 10 मीटर एयर राइफल स्टार्टिंग एवर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है अवनी ने साथियों। ओके, वह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला है साथियों। और अवनी। अगला देखेंगे हम चौथा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। तो इसे वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिए गए हैं साथियों। यह बंदरगाह अभी भी देश का प्रमुख बंदरगाह है। देश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या साथियों? और इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कहाँ का? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। यह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है साथियों, जो कोलकाता
पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? कोलकाता की पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना सुचारू रूप से संचालित बंदरगाह है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1870 में किया गया था। तो इस बंदरगाह का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था, 1887 ईस्वी में किया गया था साथियों। ओके, विस्तार से सभी को प्रश्नों को देखेंगे हम। पांचवा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है, तो वो है कुचिपुड़ी। कौन है साथियों? कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है साथियों। जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में और कि आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है साथियों। कौन है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य देखते हैं, कुचिपुड़ी, विलासिना नाट्यम, आंध्र नाट्यम और भामकल्पम, वीरनाट्यम, धप्पू, टपेता, गुल्लू, लंबाड़ी, डिमसा, कोल्टम, बुट्टू और बोमलू, ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं साथियों। विभिन्न राज्यों की नृत्य भी देखने को मिलेंगे इस वीडियो में आपको कि विभिन्न राज्यों के नृत्य कौन कौन से। तो तमिलनाडु के देखते हैं, भरतनाट्यम हो गया, कुमी कोलाटम हो गया और कावड़ी हो गया साथियों। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के कि नौटंकी, रासलीला, कजरी, जारा, छपेली, जेता। ओके साथियों। असम के देखेंगे, बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, कलीगोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल चोंगली, केन्नो, झुमुरा और हो गया होप जन्नई। ओके साथियों, ये प्रमुख राज्य के नृत्य हो चुके हैं। ओके, इस प्रकार से आपको याद रखना है साथियों। छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र जी बोस के लिए उद्युक्त था? यानी कि सुभाष चंद्र जी बोस के लिए इसमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल सही माना गया है? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, इस तरह से सीखिए जैसे कि आपको यहाँ हमेशा रहना है। तो शायद महात्मा गांधी जी का था साथियों। भी है, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को, यहाँ पर पता नहीं क्या है, कि सेवा में खो दो। ओके साथियों, ये भी शायद महात्मा गांधी जी का ही है। सी है, तुम मुझे कूदो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बिल्कुल सुभाष चंद्र जी बोस का है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ओके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब देखेंगे, थोड़ा नोट देख लेते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर किया गया था नारा। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्यों को दिया गया था। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय सेना को दिया गया था 1944 में। ओके साथियों, गया एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी कहा गया था, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, इस तरह से जीकिए कि जैसे कि आपको यहाँ हमेशा रहना है साथियों। महात्मा गांधी ने कहा, खुद को खोजने का सबसे अच्छी तरीका है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। ओके, दूसरे, ये अगला भी इस इनका है, पहले भी आपकी उपेक्षा करते हैं फिर भी आप परस्ते हैं। ओके, फिर भी आपसे लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। इस प्रकार से भी आपको याद रखना चाहते कि ये नारा किसका था। सातवां, स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ। तो क्या हुआ था साथियों? बंगाल का विभाजन हुआ था स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में। इसके बाद प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। बंगाल का विभाजन 1874 में हुआ था। कब? 1874 में बंगाल का विभाजन हुआ था साथियों। असम को बंगाल से अलग कर दिया गया था और एक प्रमुख आयुक्त के अधीन कर दिया गया था। ओके साथियों, प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में लॉर्ड कर्जन ने केवल एक प्रशासनिक उपाय के रूप में प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। किसका? प्रशासनिक उपाय के रूप में प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव रखा था लॉर्ड कर्जन ने। ओके साथियों, कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद दो बंगाल प्रांत बनेंगे। एक तो बनेगा आधुनिक पश्चिम बंगाल, दूसरा ओडिशा और बिहार सहित। ओके साथियों, और पूर्वी बंगाल और असम होंगे साथियों। बंगाल में हिंदू बहुमत होगा और पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम बहुमत आबादी होगी साथियों। तो इसकी राजधानी कहाँ रखेंगे हम? इसकी राजधानी हम कलकत्ता में रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 8वां कि जैन धर्म में कितने तीर्थकार हैं? तो जैन धर्म में दोस्तों पूरे 24 हैं। कितने हैं? पूरे 24 तीर्थकार हैं साथियों जैन धर्म। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से प्राप्त कर लेते हैं जानकारी। जैन धर्म में तीर्थकार धर्म के रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। किसको? जैन धर्म को। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। ऋषभदेव जैन जी थे, वो धर्म के प्रथम तीर्थकार थे साथियों। उन्हें
और आदिश जीना के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? उन्हें आदिनाथ और आदिश जीना के नाम से जाना जाता है। किन्हें? ऋषभ जैन जी को। ओके साथियों, अगला और देखेंगे कि वे परंपरा के 24 तीर्थकार में से प्रथम थे। किसमें? वे जैन परंपरा के 24 तीर्थकार में से प्रथम थे साथियों। उनका जन्म अयोध्या में 14वें और अंतिम कुलकर नाभि राजा और उनकी महारानी मरुदेव की यहाँ हुआ था। कहाँ पर? महारानी मरुदेव की यहाँ पर हुआ था साथियों। अब देखेंगे अगला, अजीत नाथ जैन। ओके, धर्म के दूसरे तीर्थकार थे। तो अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे। किसने? 22वें। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे साथियों। ओके, अगला देखेंगे हम, 9वां, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी के साथ में। इसके बाद विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नोट, सिडनी 2000, क्या है? सिडनी 2000 ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलक, क्या है? भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक और भारतीय खेल इतिहास में अपनी जगह बनाई। किसने? सिडनी ने बनाई 2000 में ओलंपिक खेलों में। ओके साथियों, जैसे ही उन्हें स्नेच में 110 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार कुल मिलाकर 240 किग्रा उठाया, या उन्होंने कांस्य पदक जीता। किसका? कांस्य पदक जीता। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहला महिला थी सिडनी। कौन थी? सिडनी। और 2000 सन में। ओके साथियों, अगला देखेंगे हम 10वां। 10वां कहाँ पर गया भाई? ये रहा। तो स्वेज नहर निम्न को जोड़ती है, यानी कि स्वेज नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। और किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है साथियों। इसके बाद थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वेज नहर को 17 नवंबर 1869 को निर्माण के 10 साल बाद खोला गया। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 17 नवंबर 1869 को। ओके, और 10 साल बाद खोला गया था साथ, यानी कि 1879 में खोला गया था साथियों। यह अफ्रीका का चक्कर लगाए बिना यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच यात्रा करने की अनुमति नहीं देता है साथियों। इनकी अनुमति देता है, जिससे यूरोप और भारत के बीच समुद्री यात्रा की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। कितनी? 7000 किलोमीटर दूरी के लाल सागर और भूमध्य सागर के कारण। नहर का नया खंड सिर्फ 2015 में, ये पता नहीं यहाँ पर कहीं गया है। क्योंकि साथियों उत्तरी टर्मिनस पार्ट सहित जहां समुद्र के 2 आउटलेट, दक्षिण टर्मिनस पार्ट स्वेपिक स्वेज नहर में जहां समुद्र का एक आउटलेट है साथियों। क्योंकि इसका थोड़ा सा काम पढ़ देना साथियों, थोड़ा बड़ा था इसलिए। ओके, अब देखेंगे हम 11वां कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से। ओके, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है साथियों। ओके, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा कप प्रदान किया गया था। उबेर कप महिलाओं के विश्व टीम चैंपियन के रूप में जाना जाता है साथियों। ओके, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखेंगे हम 22वां, ब्रह्मोस किसका नाम है? तो ब्रह्मोस साथियों एक कम दूरी को सुरफेने क्रूज मिसाइल कहा जाता है। ओके साथियों, इसके बारे में हम थोड़ी और व्याख्या देखते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी व्याख्या कि विकास संगठन यानी कि और रूसी संघ के NEFO मनी मशीनस्ट्रोसनियन द्वारा विकसित एक कम दूरी की एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है दोस्तों? विकास संगठन और रूसी संघ के NPO मशीनोस्ट्रोसनियन द्वारा विकसित कम से कम दूरी एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके साथियों, ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया। किसके नदियों पर रखा गया? ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया साथियों। ये लगभग 300 किलोमीटर की उड़ान रेंज के साथ 2 चरण है। कितने चरण है दोस्तों? 2 चरण। इसके पहले चरण में टॉस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट हैं साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 13वां कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो साथियों राजा राम मोहन राय ने। किसने की साथियों? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की
इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के रूप में की थी। ओके साथियों, ब्रह्म समाज हिंदू एकेश्वरवादी संप्रदाय साथियों, कैसा एकेश्वरवादी संप्रदाय था साथियों। ओके, राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण का जनक भी कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को भारत का नव जागरण का जनक यानी कि पिता भी कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन 14वां, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यालय के मैदान दौरान लाया गया था? कैसा थे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान इसको लाया गया था। देखते हैं, थोड़ा विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी यानी कि 1848 और 56 के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। यानी कि 848 और 856 के बीच में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था साथियों। ओके, ये अधिनियम मुख्य रूप से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण पारित किया गया। किसके कारण? चंद्र विद्यासागर के प्रयास के कारण इसे पारित किया गया साथियों। ओके, लॉर्ड डलहौजी को भारत में पहले रेलवे लाइन बिछाने और लोक निर्माण विभाग की स्थापना जैसी उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। ओके साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे लाइन बिछाया था और लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी साथियों, और उसी के नाम से डलहौ को जाना जाता है। ओके साथियों, दूसरा आप थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। 1854 जिसे भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा भी कहा जाता है, को भी पारित किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? उनके दरबारी कवि का नाम था साथियों बनभट्टा। क्या नाम था? बनभट्टा साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 16वां, नागानंद नाटक किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में लिखा था? तो हर्षवर्धन ने किसने लिखा था साथियों? हर्षवर्धन ने लिखा था साथियों। ओके, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अगला 17वां क्वेश्चन देखेंगे हम कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के दोनों के बीच स्थित, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय दो नदियों के बीच में स्थित है, उन नदियों का क्या नाम है? तो साथियों उनका नाम है सिंधु और झेलम। क्या नाम है? सिंधु और झेलम नदी है साथियों, इनके बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है साथियों। 18वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों वह इंद्र कौन है साथियों? इंद्र है साथियों। इंद्रा गलत हो गया टाइपिंग में, इंद्र है साथियों वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 19वां कि 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या सरदारों को मौजूदा राजाओं द्वारा स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों वो हो जाएगा सामंत। कौन सा हो जाएगा? इसमें आपके उत्तर हो जाएगा सामंत। बिल्कुल सही उत्तर। नहीं, इसमें आपकी आएगा दोस्तों डी यानी कि ब्रह्मांड। कौन सा? ब्रह्मांड आ जाएगा इसमें। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु का उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों इसमें से उत्तर आ जाएगा आपके 20 में एक गुरु अंगद देव। कौन? गुरु अंगद इस प्रकार से आएगा और गुरुदेव। ओके साथियों, इस प्रकार से आपको लिखना है। 21वां क्वेश्चन है द्विधा उपाधि वाली रानी के भारत किस भाग पर शासन किया गया था? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि कश्मीर पर शासन किया था साथियों। 22वां क्वेश्चन है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? दिल्ली में जामा मंदिर है और उसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में। कभी इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में उसका निर्माण किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए हम 23वां, पुर्तगालियों ने किस वर्ष बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था? तो पुर्तगालियों ने साथियों बी यानी कि 1510 में बीजापुर गोवा पर कब्जा किया था साथियों। कब्जा वो नहीं जो घर पर होता है, दूसरा कब्जा। ओके साथियों, 24वां क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ समुद्री व्यापार शुरू करने में अग्रणी थे यानी कि आगे थे साथी? तो दोस्तों हो जाएगा पुर्तगाली। कौन थे साथियों? पुर्तगाली जो भारत के समुद्र से आ रहे थे वो अग्रणी थे साथी पुर्तगाल। 25वां क्वेश्चन है मराठों द्वारा वसूल किया जाने वाला कर क्या कहलाता था साथियों? तो साथियों वह कहला जाता था छौथ। क्या कहा जाता था? छौथ। और दूसरा नाम है उनका सुरदेशमुखी। क्या नाम है साथियों? सुरदेशमुखी। छौथ और सुरदेशमुखी कहा जाता था उनको। 26वां क्वेश्चन है हैदर अली ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था साथियों? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने 26वें का ए श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर साथियों? श्रीरंगपट्टनम का निर्माण करवाया था।
27वां क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा चिक्का कर्षण राज। नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। कौन देगा? टीपू सुल्तान के सहयोगी द्वारा उसको लगवाया गया था। ओके साथियों, 29वां क्वेश्चन देखेंगे हम। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? क्या है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राजा राममोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा साथियों। एक क्वेश्चन रह गया मेरा 28वां कि मोदी लिपि का प्रयोग किसके दस्तावेजों में किया गया था? तो मोदी दस्तावेजों का प्रयोग साथियों इसमें हो जाएगा सी मराठा के दस्तावेजों में मोदी लिपि का प्रयोग किया गया था साथियों। अगला 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राजा राममोहन राय को उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग दिया? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने 30वें का डेविड हरे ने। किसने दिया था साथियों? डेविड हरे ने दिया था साथियों। 31वां क्वेश्चन है वेदों में सभी सत्य समाहित हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने स्वामी दयानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेक दयानंद के द्वारा। 32वां क्वेश्चन पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था साथियों? तो था सत्य शोधक समाज का। किसका? सत्य समाज शोधक का था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 33वां निम्नलिखित में से कौन पुणे के मालिक समुदाय से संबंधित एक समाज सुधारक था? तो साथियों वो था ज्योतिबा फुले। कौन था दोस्तों? ज्योतिबा फुले था साथियों। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो यानी कि सही है। तो दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा आपके बी आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों 34वां कि 1858 के अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों और निदेशक मंडल को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि किसकी ओर स्थानांतरित कर दिया गया था साथियों? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा संसद की ओर। किसकी ओर? संसद की ओर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35वां बंगाल की परिषद के लिए अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़कर परिषद अधिनियम 1909 कर दी, यानी कि 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है साथियों? तो 50। कितनी कर दी गई है साथियों? 50 कर दी गई 20 से बढ़ाकर। 36वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों गैस कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि कब समाप्त होते? पिट का इरिडिया नियम। कौन सा? पिट का इरिडिया अधिनियम कर दिया था साथियों। ये भी गलत है, भी तो ये गलत है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया, यानी कौन से सन में? तो 3813। कितने यार? ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज लग रहा है, इसलिए आप इसका थोड़ा सा देखना साथियों। अगला 36वां निम्नलिखित में से किसका संबंध 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली से? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपके सामने डी। क्या है? राजपुताना की विजय। कौन सी? राजपुताना की विजय। 38वां 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिंटो मोर्ले सुधार। ओके साथियों। 39वां क्वेश्चन देखेंगे हम निम्नलिखित में से किसका संबंध 1798 से 18 वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपके सी राजपुताना की विजय। ओके, और इसमें ये था 39वां क्वेश्चन, 39 में बी आएगा साथियों पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, और 38वां क्वेश्चन है ना 38वां आपके सामने, फिर 38 39 40 नहीं है फिर? बिल्कुल सही था यार, मैंने बिल्कुल गलत कर दिया। 38वें क्वेश्चन में आपकी मिंटो पार्टी सुधार आएगा और 39वें क्वेश्चन में आपके आ जाएगा सहायक गठबंधन है। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से किसका संबंध 1798 से 18 वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली है? तो सहायक गठबंधन इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं 40वां क्वेश्चन कि यह किसने कहा कि स्थिरांक भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए भारत से धन का निकास जिम्मेदार था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा दाभाई नौरोजी। ओके साथियों, तो हमारे पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 40 और 50 40 और 80 और ये हो गए आपके सामने पूरे 130 क्वेश्चन। कितने के साथियों? 130 कंप्लीट हो चुके हैं और देख लेंगे 22 तारीख तक बहुत सारे क्वेश्चन जिसे आप अच्छे तरीके से पेपर देकर अग्निवीर में भर्ती हो सकते हो। साथियों जय हिंद जय भारत।